चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सही सुमेलित करना है, भौगोलिक लक्षण दिए हुए हैं और प्रदेश का नाम कि किस प्रदेश से संबंधित है। तो एबीसीनी एक पठार है, एबीसीनी पठार ये इथियोपिया और जो आपका सोमालिया का क्षेत्र है पूर्वी अफ्रीका में वहां फैला हुआ है, अरब में नहीं, तो ये गलत है। एटलस पर्वत दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत की श्रेणियां हैं जो कि यूरोप की जो आल्प्स पर्वतमाला है उसी की एक शाखा मानी जाती है, उसी की एक शाखा है एटलस पर्वत। ठीक, तो आल्प्स पर्वत जो यूरोप में है उसी की एक शाखा यहां पर विस्तारित हो गई है। यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है, तो यही सही सुमेलित है। बाकी जो गुयाना उच्च भूमि है यह ब्राजील की उत्तरी सीमा में है, ठीक है, तो यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका में है गुयाना उच्च भूमि। और ओकोवांगा द्रोणी ये दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, पेटागोनिया में नहीं है, ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में कहां कहां है? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे के भी कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगला है दक्षिण पूर्वी एशिया में। दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों की सही स्थिति क्रम क्या होगा? अर्थात आप दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो क्या क्रम होगा सही? इतना तो आप जानते होंगे, सबसे नीचे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ऊपर सिंगापुर है, फिर थाईलैंड है और फिर वियतनाम आता है, ठीक है, फिर वियतनाम आता है। यहां पर साइड में है लेकिन ऊपर है। तो यहां पर थाईलैंड की राजधानी दी हुई है बैंकॉक, हनोई वियतनाम की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी, अभी नई राजधानी क्या बनी है, कौन सी राजधानी नई बनी आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आज से हम ओपन कर रहे हैं ताकि हम कुछ क्वेश्चन आपसे करें तो आप उसका उत्तर भी दे सकें। सिंगापुर ये ठीक इंडोनेशिया के ऊपर है, ठीक इंडोनेशिया है, इसके ऊपर सिंगापुर है। तो फिर सबसे नीचे क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, फिर सिंगापुर हो जाएगा और फिर आपका बैंकॉक हो जाएगा और फिर हनोई हो जाएगा। अर्थात 3, 4, 1, 2 इसका उत्तर होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपका इंडोनेशिया यहां जकार्ता है, ठीक है, जकार्ता के बाद आपका सिंगापुर आया, यहां पे सिंगापुर के बाद आपका और उत्तर जाने पर ये थाईलैंड का बैंकॉक आया और फिर ये वियतनाम आया, ठीक है, यहां पे वियतनाम आया और इसकी राजधानी हनोई एकदम उत्तर में आप देखेंगे, लाओस के ऊपर हनोई वहां पर है। तो दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो इसी क्रम में ये पढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस पश्चिम अफ्रीकी देश की सीमा दक्षिणी अटलांटिक महासागर को नहीं छूती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर को नहीं छूती है। तो आइए हम सबसे पहले हम मानचित्र देखते हैं अफ्रीका का। तो हम पश्चिमी अफ्रीका में देखें तो सेनेगल भी जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है उसके तट पर स्थित है, सियरा लियोन भी स्थित है। पश्चिमी जो अफ्रीका का तट है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित है और लाइबेरिया भी स्थित है। लेकिन माली कहां पे है? यहां पर है, ये स्थलबद्ध है, ये माली जो है स्थलबद्ध कंट्री है, स्थलबद्ध देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माली, ठीक है। माली तट पर स्थित नहीं है, स्थलबद्ध है, बाकी तीनों तट पर स्थित हैं। देखिए अभी हमारा भूगोल और इतिहास का सीरीज में चला रहा हूं, बीच बीच में क्वेश्चन के अलावा आपको कॉन्सेप्ट भी मैं बताता जाऊंगा। तो ये पूरी मिक्स सीरीज आएगी, 8 बजे रात में आएगी, 10 मिनट पहले या बाद हो सकता है, लेकिन आप 8 बजे तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये विभिन्न पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं टेलीग्राम पे, आपको ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनका प्रथम शिष्य इनका जमाता या जमाई जमाली बना। इनकी माता का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। उपरोक्त में से सत्य कथन आपको चुनना है, कौन कौन से सत्य होंगे।
तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, बिल्कुल सत्य है। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम में। और मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। दूसरा है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। यह ध्यान रखने वाली बात है कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की थी, जबकि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तपस्या की थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, अर्थात तपस्या प्रारंभ की थी। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे जिम्भिक ग्राम के समीप एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इनका प्रथम शिष्य इनका जमाता जमाली बना, बिल्कुल सत्य है। इनका ये प्रथम शिष्य था। इसके बाद अगला कथन है, इनकी माता का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। यह गलत स्टेटमेंट है। इनकी माता का नाम दोस्तों त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी था। इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था, माता का नाम त्रिशला था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी चौथा स्टेटमेंट आधा सत्य है आधा गलत है, तो गलत है। तो केवल 1, 2 और 3 सही है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की पूजा की ओर संकेत करते हैं? हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन वगैरह मिले थे, मृदभांड मिले थे या मोहरें मिली थी, उनमें जो है स्वास्तिक का चिन्ह देखा गया था। जो आजकल जो हमारे हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है या कोई त्योहार वगैरह उत्सव होता है या शुभ दिवस होता है, तो यह स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो स्वास्तिक का चिन्ह किसकी पूजा से संबंधित है, किस देवता की पूजा की ओर संकेत करता है? नवग्रह, सूर्य, विष्णु या मातृ देवी। तो दोस्तों बी इसका उत्तर है, सूर्य की उपासना से संबंधित है। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों, मृदभांडों में स्वास्तिक के प्रमाण मिले थे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, वह यह कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों में इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता था। अर्थात यह तीनों ही धर्मों का, बाद में जो जैन और बौद्ध धर्म आए, उनका उदय हुआ, उसमें भी स्वास्तिक चिन्ह का बहुत ही महत्व है। ठीक है। और यह सूर्य पूजा से संबंधित है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या है? संगम साहित्य का मुख्य विषय याद रखिएगा, प्रेम और युद्ध। ठीक है। संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है, या तो उसमें प्रेम का वर्णन है या फिर युद्ध का। संगम साहित्य यह तमिल भाषा से संबंधित है। तमिल साहित्य यह है, तमिल भाषा में लिखे गए थे। अगला है, दक्षिण भारत के किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का बाइबिल या 5वां वेद भी कहा जाता है? दक्षिण भारत के किस महाकाव्य को? तो वह महाकाव्य है कुरल। याद रखिएगा, कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल या 5वां वेद कहा जाता है। इसके महत्व के कारण कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना साहित्यिक त्रिवर्ग में की गई है, जिसमें धर्म, अर्थ तथा काम का उल्लेख, इन तीनों का उल्लेख किया गया है। इसमें राजनीति एवं कला का भी वर्णन मिलता है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल तथा पंचम वेद भी माना जाता है। किसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किले को विजित किया था या उस पर आक्रमण किया था? किसके विश्वासघात के कारण? तो रणमल के विश्वासघात कारण। रणमल ने विश्वासघात कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। वो विश्वासघाती था भी वह। रणथंबोर के जो राजपूत थे उनके साथ भी उसने यही कार्य किया था। बाद में विश्वासघात किया उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी। जो रणथंबोर था
वो चौहान राजपूतों की शक्ति का एक केंद्र था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के एक मंत्री रणमल को प्रलोभन देकर अपने में मिला दिया था। बाद में रणमल ने भी विश्वासघात किया इसके साथ। तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया। देखिए पूछा भी गया है यूपीपीसीएस की परीक्षा में कि रणथंभौर के किले पर कब अधिकार किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1301 ईस्वी में। ठीक है। बाद में अलाउद्दीन ने रणमल और उसके सभी साथियों का वध भी कर दिया था, इसको मार भी डाला था। फिर है जरीबाना नामक कर सर्वप्रथम किसने लागू किया? जरीबाना नामक कर सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो दोस्तों शेर शाह सूरी ने जरीबाना कर लागू किया था। जरीबाना और महासिलाना ये दो प्रकार के नए कर इसने लागू किए थे। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग करवाया था। यह भी पूछ लेता है कि सिकंदरी गज का प्रयोग किसने करवाया था, तो शेर शाह सूरी ने। अकबर ने किस सिख गुरु को भूमि दान किया था? अकबर ने किस सिख गुरु को भूमि दान किया था? देखिए 500 बीघा भूमि दान की थी अकबर ने। किसे? गुरु रामदास को। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहां पर एक प्राकृतिक तालाब भी था। आज भी उसको किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण मंदिर के नाम। वहां पर स्वर्ण मंदिर बाद में बसा और अमृतसर नगर की स्थापना हुई वहां पे। तो किस गुरु को अकबर ने वहां दान किया था? तो रामदास को, गुरु रामदास को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? सही कालक्रम, यह प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है यूपीपीसीएस की परीक्षा में। कालक्रम में सजाना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कालखंड में कौन सी घटना घटी थी। इसके अलावा यदि आपको एक दो का भी मालूम हो जाता है तो भी आप ट्रिक के माध्यम से, डिलीट करने वाले माध्यम से कि यह हो नहीं सकता या यह हो सकता है, इस ट्रिक के माध्यम से भी, जैसा कि हमने आपको बताया है वीडियो में, जो ट्रिक वाला वीडियो बताया है कैसे आपको चूज करने हैं ऑप्शंस, अगर आपको 4 में से एक भी पता है तो, अर्थात क्या हो सकता है, इससे ज्यादा अच्छा ये होता है जानना कि क्या नहीं हो सकता है। अगर वह जान लीजिए तो उत्तर तक जल्दी आप पहुंच सकते हैं, सटीक आप उत्तर का चयन कर सकते हैं, जबकि आपको पूरा उत्तर पता न हो तब भी। तो इसमें गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, जो पहला दिया है, यह 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, जिसके संस्थापक, देखिए पूछा भी आता है, संस्थापक सचिव इसके लाला हरदयाल और अध्यक्ष इसके जो थे सोहन सिंह भाकना थे। तो 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे हुई थी। ठीक, सशस्त्र विद्रोह की जो संकल्पना थी, इस गदर पार्टी की स्थापना या गदर पार्टी का जो उद्देश्य था, सशस्त्र विद्रोह करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना था एक प्रकार से। ठीक है, इनको भगाना था। चौरा चौरी की घटना आपको पता है, असहयोग आंदोलन समय चल रहा था और 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित होती है। ठीक, जिसमें चौरी चौरा नामक एक स्थान पर पुलिस थाने को जनता द्वारा आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें काफी पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है और बाद में महात्मा गांधी इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं इस घटना से व्यथित होकर के। फिर है खुदीराम बोस की फांसी। देखिए खुदीराम बोस की फांसी दोस्तों, यह 1908 में हुई थी। 11 अगस्त 1908 को मात्र 19 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और किस बम कांड में दी थी? मुजफ्फरपुर बम कांड केस में इनको फांसी दी गई थी। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। अंततः मोपला विद्रोह दोस्तों, यह 1921 में केरल के मालाबार में होता है। ये मुसलमान कृषक होते हैं जो हिंदू जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन करते हैं, यह विद्रोह करते हैं, मोपला विद्रोह। ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, शौकत अली, इन सभी ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया था। तो 1921 में यह घटना घटित होती है। तो इस तरह से आपने देखा, सबसे पहले खुदीराम बोस की फांसी होती है, फिर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, फिर मोपला विद्रोह 1921 में और चौरी चौरा घटना 1922 में।
तो इस तरह कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, 3, 1, 4, 2। अगला है, किस वायसराय के काल में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? किस वायसराय काल में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कब पाकिस्तान की मांग की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। तो पाकिस्तान की मांग दोस्तों 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष भी पूछा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उन्होंने ही पाकिस्तान की मांग की थी, अर्थात भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाना था। लेकिन एक और प्रश्न आप जान लीजिए कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह चौधरी रहमत अली ने किया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उस समय स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। 1937 में ही उन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर दिया था। तो 23 मार्च 1940 अर्थात 1940 में जो उस समय वायसराय रहा होगा उसी को आप उत्तर में लगाएंगे, अर्थात वही आपका उत्तर होगा जो वायसराय रहा होगा। तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से। इसीलिए आप क्रम याद कर लीजिएगा वायसरायों का, गवर्नर जनरल्स का। हालांकि चलिए हम एक वीडियो में ट्रिक बता देंगे आपको, उस ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि कौन से क्रम में कौन से वायसराय आए थे, ठीक है, सन सहित। तो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में यह पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी। इसका उत्तर बी होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित की। ये भी एक ब्रांड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा ही जाता है, मिलान करने वाला। तो सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ये आइडेंटिकल लग रहा है, यूपीपीसीएस में ऐसा ही प्रश्न हाल ही में पूछा गया था, हालांकि सेम नहीं था लेकिन ऐसा ही था कि ये देखिए 1857 पे जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनका नाम और सूची सेकंड में जो उनके लेखक हैं उनका नाम दिया गया है, मिलान करना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857, स्कॉपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 और द ग्रेट रिबेलियन, और यह है आपके ऑप्शंस। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी यह टी.आर. होम्स ने लिखी है, बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में होम्स महोदय ने 1857 के विद्रोह से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा 1857 ये किसने लिखा है? सुरेंद्र नाथ सेन, एसएन सेन ने लिखा है, यह भी बिल्कुल सही है। स्कॉपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार, यह भी बिल्कुल सही है। द ग्रेट रिबेलियन ये अशोक मेहता ने लिखी है, यह भी सही है। इन सभी किताबों का नाम आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है दोबारा। इसके अलावा एक और पुस्तक है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यह वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने वो पुस्तक लिखी थी। इतनी पुस्तकों का नाम आपको याद होना चाहिए। तो इसका तो वही ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4। तो कौन सा? बी इसका उत्तर होगा दोस्तों, ठीक, इसका उत्तर बी होगा, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। हालांकि कहने को 10 प्रश्न थे, इसमें आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मिले होंगे, चूंकि यूपीपीसीएस की कहानी पूरी फैक्ट पे डिपेंड होती है। प्रश्न चाहे जिस तरह से पूछे जाएं, पैटर्न चाहे जो हो, लेकिन आपको फैक्ट्स जानने ही जानने होंगे। तो इस दृष्टि से ही हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है कि आपको हर तरह से लाभ हो, कम समय में ज़्यादा लाभ हो, कम प्रश्नों में ज़्यादा फैक्ट्स आपको पता चल पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो तक, इस कार्यक्रम तक पहुंच सकें, उससे लाभ ले सकें। दूसरी बात है सबसे महत्वपूर्ण कि 8 से 8:30 के मध्य यह वीडियो डेली अपलोड होगा। तो आप लोग इस समय एक बार चेक कर लिया करिए, अगर नोटिफिकेशन न भी आए तो भी, ठीक है। तो 8:30 तक मान के चलिए यह वीडियो डेली रात में 8:30 तक आ ही जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में। मैं सही हूं, आप लोग ठीक हो? थोड़ा नजदीक कर लेते हैं ताकि आप लोगों के मैसेजेस पढ़ते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी चल रहा है हम लोगों का, तो अभी शुरुआती चरण है। एक प्रकार से जो परिचय है पॉलिटी का वो हम लोग देख रहे थे। कल हमने संवैधानिक विकास देखा था, आज भी कुछ उसी तरह संवैधानिक विकास के साथ साथ शुरुआत के बारे में, अर्थात कहां से लिए गए, कौन से प्रावधान लिए गए और कितनी अनुसूची है, कितने अनुच्छेद हैं, ये सामान्य चीजें, सरल चीजें हैं जो, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा ये, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक पॉपुलर कंपोनेंट को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा किया गया था? अब आप लोग तुरंत जो है उत्तर देना शुरू कर दें। क्या बात है, सब बी उत्तर दे रहे हैं भाई। ललित जी ने सही उत्तर दिया है, ललित त्रिपाठी, ए उत्तर सही हो गया इसका। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में 1861 में भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था। प्रयास और शामिल कर देने में अंतर है। आप लोग जो बी ऑप्शन बता रहे हो, यहां पर प्रयास को सफलता मिली थी, और यहां पे क्या है, प्रश्न को सही ढंग से अगर नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही धोखा खाएंगे। समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ए इसका उत्तर होगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करके उन्हें विधायी कार्यों में भागीदारी प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में विधिवेत्ता के रूप में 1/5वें सदस्य को शामिल किया गया। इसके द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी 1861 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। किससे लिया गया है? तो सरल प्रश्न है। उद्देशिका, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? ठीक है, लगभग सभी ने उत्तर इसका सही दिया है। डी होगा, उद्देशिका का विचार, प्रस्तावना का विचार यहां पे लिखा है। अगर सिर्फ प्रस्तावना लिखा होता तो वो ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो जाता, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया होता तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होता। उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया दिया नहीं है, इसलिए आपको बहुत आसानी हुई ये उत्तर देने में, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाती, क्योंकि प्रस्तावना या प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया होता है उत्तर, और विचार, उद्देशिका का विचार जो होता है, मतलब आधार कौन रहा उद्देशिका को लेने का, तो यूएसए का संविधान। डी इसका उत्तर। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई? न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना। ठीक है, आदित्य चौधरी सबसे पहले आपका उत्तर आया है। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम
आम बोलचाल की भाषा में न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू ये भाषा न्यायिक पुनरावलोकन को बल देती है। बी इसका उत्तर, उसका आधार यही है, जुडिशियल रिव्यू। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? आपको पता है भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था से अलग है। अमेरिका में जहां राज्यों को अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं, राज्य का अलग अस्तित्व है एक प्रकार से, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में केंद्र को ज्यादा प्रबल बनाया गया है। कई मामलों में केंद्र के पास शक्तियां आ जाती हैं, राज्यों की भी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। तो यहां पर अर्धसंघीय प्रकार की व्यवस्था है। हालांकि यहां अर्धसंघीय कहीं लिखा नहीं हुआ है, स्ट्रक्चर संघात्मक ही है भारत का, लेकिन एकात्मक का स्वरूप प्रदान किया गया, एकात्मक शक्तियां प्रदान की गई हैं केंद्र को। तो इसका जो उत्तर होगा, सबने उत्तर सही दिया है। दलीप कुंवर ने सबसे पहले इसका उत्तर सही दिया है, कनाडा। ठीक है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है। कनाडा के स्थान पे 2016 के एग्जाम में, 2016 की परीक्षा थी शायद, यूपीपीसीएस 2016 या 2017, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें कनाडा के स्थान पे उत्तर अमेरिका संविधान शब्द यूज किया गया था। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन हुई, काफी लोगों ने वो प्रश्न गलत कर दिया। तो कनाडा के स्थान पे अगर उत्तर अमेरिकी संविधान लिख देगा तो उत्तर अमेरिका में ही कनाडा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा दोनों आते हैं। तो कनाडा आता है तो वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ओके, यस, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ये शब्द यूज किया गया था एकदम। एनपीजी आपको याद है 2017 में आया था ये। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ये शब्द का प्रयोग किया गया था कनाडा के स्थान पे। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन हुई, लोगों ने गलत कर दिया था उत्तर। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ठीक है, सबका उत्तर सही है, बी। प्रिंस तिवारी ने सबसे पहले उत्तर दिया इसका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। 3 सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जिसपे केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य को शक्तियां प्रदान की गई हैं, कुछ अपवादिक समय को छोड़ करके राज्य ही कानून बनाएगा उस पर। और तीसरी जो सूची है समवर्ती सूची है, जिसमें दोनों ही कानून बनाएंगे, दोनों ही नियम बना सकते हैं उसमें, लेकिन अगर एक साथ दोनों बना रहे हैं तो केंद्र का प्रभावी होगा। और एक 248 अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है जो कि केंद्र को मिली हुई है, केंद्र उस पर कानून बना सकता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में अब इसका उत्तर दें। ठीक है, काफी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं आप लोग, इसका मतलब विवेक सिंह, सबसे पहले उत्तर आपका आया है ए, आयरिश गणतंत्र, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड से और क्या चीज ली गई है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आयरलैंड से ये 2 प्रमुख चीजें ली गई हैं। एक, राज्यसभा में जो नामांकन है जो किया जाता है, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति लोगों को नामित करता है प्रतिभा, अनुभव, सेवा के आधार पर, ये कहां से लिया गया है? आयरिश गणतंत्र से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी। अब ये मिलान करने के लिए किस देश से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान के कौन से लक्षण। अब इसमें मैं
आपको बस यही कहूंगा कि आप 1 2 3 4 करके बताएंगे, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगा। आसान है ये तो, 1 2 3 4 के फॉर्म में आप बताएं। पूरा कंप्लीट आंसर। ठीक है, सबसे पहले ललित जी ने आंसर दिया है 2143। ओके, इसका क्या हो जाएगा? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, शासन की संसदीय प्रणाली यूके यूनाइटेड किंगडम से, संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिया गया है। इसका 2143 हो जाएगा उत्तर, अर्थात सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसको मिलान करिए इसका भाई। पूजा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया इसका, पूजा सिंह ने 4312। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से, 4 होगा राज्य की नीति निदेशक तत्व ये आयरिश संविधान से, 3 मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से, 1 और केंद्र राज्य संबंध अर्थात जो अभी हमने आपको बताया जो संघीय व्यवस्था है ये कहां से? कनाडा का संविधान से ली गई है। तो इसका जो है 4312 हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर 4312 डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका बताएं। वो 2143 आपका आराधना जी वो पिछले प्रश्न का उत्तर है। ये मतलब 2 प्रश्न इसके पीछे चले गए। ठीक है, आप सही कर रही हैं, आपका ऊपर था पिछले वाले में, लेकिन इसमें जो जस्ट पहले वाला था उसमें पूजा सिंह ने सबसे पहले उत्तर दिया था। अच्छा, ठीक है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब आप समझ रहे हैं ना, समवर्ती सूची है। आदित्य चौधरी जी सबसे पहले उत्तर आपका आया है 2341। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो उभयनिष्ठ सूची अगर दे दिया है जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। विधि का शासन और विधि के समक्ष समता ये 2 वर्ड्स हैं, यूज हुए अनुच्छेद 14 में। विधि का शासन का मतलब हुआ कि विधि के समक्ष सभी समान है, अमीर गरीब किसी भी स्थिति में व्यक्ति है कानून के समक्ष समान है। ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन यह अधूरा हो जाएगा अगर विधि के समक्ष समता शब्द यूज न किया जाए। तो विधि के शासन शब्द का नकारात्मक अर्थ भी हो सकता है, खासकर विकासशील देश जैसे कि भारत है। विकसित देशों में तो चल जाएगा, विकासशील देशों में बहुत ज्यादा असमानता होती है। जैसे कि एक व्यक्ति को 2 व्यक्तियों में दौड़ कराना है, एक को आप और दोनों को दिल्ली पहुंचाना है आपको। एक को आप बोल रहे हो कि आप इलाहाबाद से दौड़ लगाओ और दूसरे को बोल रहे हो लखनऊ से दौड़ लगाओ। तो दोनों अलग अलग स्थान पे मौजूद हैं, एक इलाहाबाद में मौजूद है, एक लखनऊ मौजूद है।
तो जब तक इलाहाबाद वाले को आप लखनऊ नहीं पहुंचाओगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि इन दोनों की दौड़ जो है, इन दोनों की रेस जो है सही है या विधि के शासन को सही रूप से लागू कर रही है। तो विधि के समक्ष समता इसीलिए वर्ड यूज किया गया है कि पहले इलाहाबाद वाले को लखनऊ तो पहुंचाओ, दोनों को समान बिंदु पर पहुंचाकर दौड़ शुरू का अर्थ होता है। तो विधि का शासन, विधि के समक्ष समता। और तीसरा जो चीज है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। जो यहां पर प्रक्रिया अपनाई जाती है वो अर्थात प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया गया है। तो इसका जो तीनों में अंतर है, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तीनों एक साथ पूछ लेगा तो कभी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, अगर स्टेटमेंटल पूछ लेगा तो। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? अब लिखित संविधान सबसे पहले किस देश में जन्म हुआ था लिखित संविधान का, बताइए। ठीक है सनत जी, सीसेट के लिए स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे ही दे देंगे हम, ठीक है ना। अनअकैडमी आप लर्निंग ऐप डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, वहीं पर हम सीसेट के लिए स्पेशल क्लास दे देंगे। अच्छा, जया राय, सबसे पहले आपने उत्तर दिया है डी, अमेरिका। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान भी है, केवल 7 अनुच्छेद उसमें। विश्व का सबसे छोटा संविधान और सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपना भारत का है। इसका जो उत्तर होगा, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ। भारतीय संविधान में है, बताइए। इसका उत्तर तो आसान है देना। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? ठीक है, ये एक्चुअली ये प्रश्न आप सभी को इसका उत्तर पता है। दलीप जी, सबसे पहले आपने राइट आंसर दिया है, आपको उत्तर पता है। लेकिन इस प्रश्न को शामिल करने कि अगर यहां पर 395 आर्टिकल्स दिया रहे और 400 से अधिक आर्टिकल्स दिया रहे, तब आप क्या उत्तर लगाएंगे? इस प्रश्न को शामिल करने का ये मेरा मकसद था। तो अनुच्छेद तो 395 ही हैं, ठीक है, 395 ही अनुच्छेद हैं। लेकिन ये जो सब आर्टिकल्स जुड़े हैं, अर्थात गणना के आधार पर यदि पूछेगा, अगर गिनती की जाए तो कितने हैं, अगर गणना शब्द का यूज कर दिया जाए तब 400 से अधिक, 450, 460 जो भी है वो आप करोगे। लेकिन यदि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 ही हैं अनुच्छेद। सब आर्टिकल्स को अगर गिनेंगे, गणना करेंगे, तब जाके 400 से अधिक होते हैं, ठीक है। इसी तरह भाग पूछेगा तो मूलतः जो 22 भाग थे, 22 भाग अभी भी हैं, लेकिन 4 भाग बाद में जोड़े गए। चौथा कौन सा जुड़ा? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा एक नया भाग 9ख जोड़ा गया, जिसमें जो है सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो कुल 4 बाद में जोड़े गए भाग, लेकिन ये भाग भी सब पार्ट्स के रूप में है, पार्ट्स नहीं है। तो 22 भाग ही हैं। अनुसूचियों को संख्या दी गई है तो अनुसूचियां 12 हैं। पहले 8 थी, बाद में 4 जुड़ी, अब 12 हो गई, ठीक है ना। तो गणना के आधार पर 400 प्लस, अगर सिर्फ आर्टिकल पूछेगा 395। यह बहुत ही विवादित प्रश्न है, लेकिन इसका बहुत सही उत्तर यूपीएससी ने एक बार कारण सहित बताया था, तभी से यूपीएससी वाला ही लागू है हर जगह। उसको आप दिखा सकते हैं, उसका साक्ष्य मौजूद है, अभी भी नेट पे आप खोज सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघों और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो संघ राज्य के मध्य विधायी संबंध के बारे में किस भाग में है? ठीक, दिवाकर पांडे जी का आंसर सही है, भाग 11 अध्याय 1।
भाग 11 के अध्याय 1 में संघ राज्य विधायी संबंध के बारे में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 अर्थात अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध हो, जबकि अध्याय 2 जो 256 से 263 है वो प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ठीक है, दलीप कुंवर जी आंसर आपने दिया, ये सही है। अब आप ही आंसर देंगे कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय, मौजूदा समय में। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है पता है आपको? नाम पता है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश एकदम जस्ट अभी बना है? नहीं, 9 थे, अभी 8 हो गए, 2 को मिलाकर 1 बना दिया गया। लद्दाख पुरानी चीज हो गई भाई जी। शिल्पी जी सही आंसर है आपका। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर के 1 बना दिया गया। अब 1 ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इस तरह केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे और 28 राज्य बचे। इनका जी, और इसकी राजधानी पता है आपको? जी बिल्कुल, आदित्य चौधरी जी को राजधानी पता है, दमन कैपिटल बना है। ठीक है, दमन अब कैपिटल होगा। अब 1 केंद्र शासित प्रदेश ये माने जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है। पहली अनुसूची में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध करता है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि किनके किनके शपथ का प्रारूप दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति का नहीं है, राज्यपाल का नहीं है, और किस किस का नहीं है, किस किस का है, वो आपको अवश्य पढ़ना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जी जी जी, सही कह रहे हैं। हाई कोर्ट मुंबई रहेगा। मुंबई इसका कोर्ट होगा। दलीप जी ने सही आंसर दिया है, सही बात बताई है। ठीक है, तो फैक्ट आप जान लीजिए कि इनका जो कोर्ट होगा वो मुंबई में होगा। मुंबई हाई कोर्ट इनका कोर्ट होगा, उनके क्षेत्राधिकार में आएंगे। कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। प्रभापाल सही है आपका। कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, बाद में 4 और जोड़ी गई, तो कुल 12 हो गई। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, दल बदल जिसमें है, 11वीं एवं 12वीं, जिसमें 11वीं में आपका पंचायतें हैं, 12वीं में नगर पालिकाएं हैं, तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये 4 बाद में जोड़ी गई। चलिए इसका उत्तर दें 1 2 3 4 की भाषा में। सूची 1 को सूची संकट से मिलाना है। ये संविधान की अनुसूचियां हैं और विषय हैं।
आराधना अवस्थी जी का सबसे पहले उत्तर है 3421। ठीक है, 3421। चतुर्थ में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, और छठे में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है, उनके प्रशासन के बारे में। आठवें में भाषा है 2, और 9वें में भूमि सुधार संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा 3421, अर्थात सी इसका उत्तर होगा। तो चौथे में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, छठे में जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, पांचवा छठा दोनों जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, आठवीं में भाषा है और नवम में भूमि सुधार है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का क्या विषय है? आर्थिक योजना का विषय, या मतलब किसका विषय है ये? राज्य सूची का है, संघ सूची का है, समवर्ती सूची में है कि है ये नहीं? आर्थिक नियोजन या आर्थिक योजना? प्रवीण जी, सही उत्तर है आपका। सबसे पहले समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक योजना, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के हैं? अब इनमें कौन सा विषय समवर्ती सूची का है भाई? सनत कुमार श्रीवास्तव, सही उत्तर है आपका बी, आपराधिक मामले। बाकी पुलिस, रेडियो, पुलिस जो है राज्य सूची का है। ठीक है, रेडियो टेलीविजन ये संघ सूची का है, विदेशी मामले संघ सूची का है, आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची के हैं। बी इसका उत्तर होगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ठीक है, इसका तो काफी लोग सही दे रहे हैं। जया राय जी सही है। ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का है। ठीक है, ए इसका उत्तर होगा। बाकी किसके हैं बताएं? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किसका विषय है? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किसका विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? ठीक है, आराधना जी सही आपने कहा, राज्य सूची का विषय है। बाकी तीनों, प्रति व्यक्ति कर भी है राज्य सूची का, निखात निधि ये भी राज्य सूची का विषय। ठीक है, केवल जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा? ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में मत बता करके आप सीधे लिखिएगा कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। समवर्ती सूची पूछ रहा है। पूजा सिंह का आंसर सबसे पहले आया है बी, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक, बाकी कृषि और पुलिस ये राज्य के, और रक्षा जो है केंद्र का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है इसमें से? हाँ, वन भी था। वन को भी समवर्ती सूची में 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही शामिल किया गया। ठीक है, सबसे पहले विवेक सिंह जी का उत्तर आया है सबसे पहले। नहीं, प्रवीण राय का उत्तर सबसे पहले है। ठीक है,
शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बाकी तीनों सही है। वन समवर्ती सूची में है, डाकघर बचत बैंक ये भी संघीय सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, शेयर बाजार ये भी संघीय सूची में होगा, समवर्ती सूची में नहीं। इसका उत्तर बताएं। 1 2 3 4 के फॉर्म में बताइएगा। उत्कर्ष मिश्रा, ये हमारे नाम, इन्होंने मेरा भी नाम धारण कर रखा है, मिश्रा जी ने, तो बहुत अच्छा लगा आपका नाम यहां पर देख करके। 3142 उत्तर सही है इनका। सबसे पहले तो केंद्र सूची, जनगणना केंद्र सूची में आएगा। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अक्सर लोग जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन में अंतर नहीं कर पाते, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। देखिए, जनगणना अलग चीज है, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन अब अलग चीज है। तो जहां जनगणना आएगा वो केंद्र सूची में आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में आ जाएगा। और अवशिष्ट विषय, इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है ये, अर्थात शुरुआत में नहीं थे, ये अवशिष्ट विषय है। 248 इसमें केंद्र कानून बनाता है, तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा 3142, अर्थात ए आपका उत्तर राइट होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। ठीक है, गैस नहीं आता है। हाँ, बाकी तीनों कौन दिया है सबसे पहले आंसर? विवेक सिंह। तो संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है। ठीक, बाकी बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये केंद्रीय सूची में है। डी इसका उत्तर होगा। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन, कई लोगों को इस रूप में मालूम हो। गैस स्टेट का विषय सही है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ठीक है, प्रिंस तिवारी, सबसे पहले आपका उत्तर आया है बी, राज्य सूची का विषय। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का विषय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, पहला उत्तर मिला, पहला ही सही। पूजा सिंह जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है ए, दंड प्रक्रिया। सीआरपीसी जो है, दंड प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संबंधी जो प्रावधान है वो समवर्ती सूची में शामिल है। बाकी पुलिस राज्य में है, लोक व्यवस्था राज्य में है, कारागार राज्य में है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और कारागार समवर्ती में है। केंद्र का भी केंद्रीय कारागार भी होता है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। किसके? सभी ने सही उत्तर दिया है।
ये अचानक, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है, आ गया। उत्कर्ष मिश्रा ने सबसे पहले उत्तर दिया है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में होगा। चलते रहें। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के, इस वाले प्रश्न का ज्यादा ही उत्तर आ गया, लगभग 20-25 लोगों ने उत्तर दे दिया। अच्छा लगा देख करके। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अभी हमने चर्चा की थी बी, पांचवी और छठी में। तो पूजा सिंह जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है बी, पांचवी और छठी में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। क्या उपबंध है? संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, जिनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उनके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध हैं। तो 5वीं छठी में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आप यस और नो करके याद कर लीजिए। एटीएम स्क्वायर तो याद रहेगा ही, हमने आपको बताया भी है। एटीएम स्क्वायर, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। तो एटीएम स्क्वायर से इसको याद करिएगा। तो एटीएम स्क्वायर पहले में, 5वें में क्या रहेगा? भिन्न, अर्थात ये नहीं रहेंगे। एटीएम स्क्वायर नो, और छठे में एटीएम स्क्वायर यस। तो नो और फिर यस, इस ढंग से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ठीक है ना, 5वीं में एटीएम स्क्वायर नो, मतलब कि एटीएम स्क्वायर इसमें नहीं रहेगा, बाकी सभी रहेंगे। और छठे में एटीएम स्क्वायर रहेगा तो यस, पहले नो फिर यस। कौन? एटीएम स्क्वायर मतलब ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। मणिपुर को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मणिपुर आ जाएगा मेघालय मिजोरम, तब दिक्कत हो जाएगी। तो मेघालय मिजोरम याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़ें तो याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी फिलहाल। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं हो? देखिए, इसी प्रकार का एक प्रश्न 2019 के पीसीएस प्रीलिम्स में आया था। तो अभी हमने चर्चा की, अब बताइए नाम। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? लागू नहीं होती है बोल रहा है। ठीक है प्रवीण राय जी, अभी हमने वही बात कही। मणिपुर, डी, मणिपुर में लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है। तो यहां एटीएम स्क्वायर अगर पढ़े रहेंगे मात्र, तो यहां एटीएम स्क्वायर पूरा दिखेगा। ए टी तो अलग कर लेंगे, मेघालय मणिपुर में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं। जी पूजा जी, बहुत लोगों से गलत हुआ था ये प्रश्न, अमूमन गलत हो गया था, क्योंकि यस और नो में लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि किसमें है किसमें नहीं है। एटीएम स्क्वायर तो मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है। अच्छा, बस इतना ही है। चलिए आज इतना ही। तो अच्छा लगा आप लोगों को? तो अभी राज्य व्यवस्था शुरू ही हो रहा है, दूसरा ये एमसीक्यू है। आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे। अभी तो ये घटना चक्र टाइप के हैं, घटना चक्र से ही लिए गए हैं ये प्रश्न, लेकिन क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछने की गुंजाइश यहां से नहीं रहती है। आगे प्रश्न जो टफेस्ट हो सकते हैं वो राज्य व्यवस्था से बनेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सोचने पर, विचारने पर मजबूर कर दें। ऐसे प्रश्न राज्य व्यवस्था से बने तभी सही है, क्योंकि राज्य व्यवस्था सबसे ज्यादा अगर जी, उसमें भी चुनिंदा प्रश्न हमने शामिल किए हैं। रामायण वीडियो राज्य व्यवस्था का भी नहीं आया है, आएगा। किसका किसका आ गया है? आई थिंक रामायण वीडियो इतिहास का आया है, और करंट अफेयर्स तो देता ही हूं, दिया भी हूं। कल स्पेशल क्लास है, कल स्पेशल क्लास है सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर्स की।
तो करंट अफेयर्स वर्ष भर का है, जितनी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। समाहित करके 1-2 घंटे की क्लास है, आप लोग अनअकैडमी पे लर्निंग ऐप पे वो क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशल क्लास रहेगी, फ्री रहेगी सबके लिए, कुछ पेड नहीं करना है उसके लिए आप लोगों को। करंट अफेयर्स की रहेगी, पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर्स रहेगा उस पर। अगर अनअकैडमी ऐप है आप लोगों के पास, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नहीं तो अगर वैसे भी जाएंगे तो उत्कर्ष द्विवेदी मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा आप लोग। टाइमिंग 8:30 बजे सुबह, ठीक है। और लर्निंग ऐप आप लोगों को इस तरह से दिख जाएगा, जो लोग नए हैं देख लें, ठीक है ना, इसको देख लें। लर्निंग ऐप है, इसमें आप लोग प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो चल रहे हैं वहां पे, मंथली या ईयरली या 2 ईयर का। और ये UD10 आपको जो दिख रहा है ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप वहां पे 10% का छूट तो ठीक है, वो तो लेंगे ही, प्लस मेरा नंबर जो मैंने आपको दिया है 9453775039, तो मैं आपको और भी अधिक रिलेवेंट ग्रुप्स में जोड़ करके आपका कंप्लीट कोर्स होने में, और प्लस UD10 अर्थात वहां पे जहां पर आप प्लस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, कोई समस्या आने पे आपकी मदद कर सकूंगा, आपके लिए वहां मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकूंगा। यूट्यूब पे नहीं आएगी स्पेशल क्लास कल वाली, लेकिन हाँ स्पेशल क्लास जब भी आएगी तो हम आपको यूट्यूब पे इसी तरह बता देंगे, जैसे आज बता रहे हैं रात 8 बजे में, तो ये बता दूंगा कि कब कब स्पेशल क्लास है मेरी और किस चीज की है। तो कल करंट अफेयर्स की आप लोग अवश्य देखें, एक बार करंट का रिवीजन हो जाएगा, उसका PDF मैं ग्रुप्स में अपने जो है प्रोवाइड करा दूंगा, जो ग्रुप्स हैं उसमें आपको PDF मिल जाएंगे उसका। और कोई प्रश्न आप लोगों का? हाँ आयोग इंटरव्यू ले लेगा, 17 जून निर्धारण करने वाले हैं डेट को। वैसे 17 जून को निर्धारित कर रहे हैं, UPSC से पहले ऐसा करने की सोचना मतलब बहुत बड़ी बात है। पहले तो नहीं लगा था कि ये सब इंटरव्यू लेंगे, अभी फिलहाल रिजल्ट तो घोषित कर देंगे, मे भी इंटरव्यू बाद में लें, अगर सहमति न बन पाए, इजाजत न मिले तो। क्योंकि इंटरव्यू लेने का मतलब है जो व्यक्ति कहीं फंसा होगा बाहर कहीं, एक हमारे ग्रुप का ही लड़का है, वो इस समय दक्षिण अफ्रीका में है, तो वहां पर है, वहां से कैसे आएगा यहाँ पर अगर उसका हो जाता है मेंस में। तो इस तरह से बहुत लोग कहीं ना कहीं, कोई अंडमान में होगा, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा होगा कहीं सेना वगैरह में, तो कैसे लोग आ पाएंगे, ये एक दुविधा का विषय है। अभी एग्जाम का कुछ भी नहीं, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ एग्जाम का, अभी सरकार की हरी झंडी नहीं मिली एग्जाम कराने को लेकर, आयोग को कोई भी अभी निर्देश नहीं मिला है, और अगले निर्देश तक कोई भी परीक्षा संबंधी निर्णय न लिया जाए, यह आदेश है। तो आयोग तो निर्णय नहीं ले सकेगा अभी परीक्षा संबंधी, जब तक सरकार की तरफ से निर्देश न आ जाए कि आप परीक्षा। हाँ ये बात जरूर कही गई परसों ही कि आप अपना भेजें विश्लेषण करके कि कब तक एग्जाम कराए जा सकते हैं, तो उस पर राय जरूर मांगी गई। UPSC तो तभी लेगा जब चीजें एकदम सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि प्रीलिम्स उसका देने के लिए लंदन, US, कनाडा हर जगह से लोग आते हैं, तो उस चीज को समझता है। UPSC लेता भी उन्हीं लोगों को है, आपको पता होगा। तो मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं, भले ऊपर के ना हो, लेकिन आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको IITians, IIM वाले सब जॉब करते लोग मिल जाएंगे उसमें।
तो यूपीएससी इन सब चीजों का ध्यान रखेगा कि कोई ऐसा ना हो कि एग्जाम से वंचित रह जाए। तो पूरे देश में अगर एग्जाम कंडक्ट कराने की स्थिति होगी तो ही यूपीएससी एग्जाम कराएगा प्रीलिम्स का। बिल्कुल, यूपीपीएससी यूपीएससी के डिसीजन के बाद ही निर्णय लेगा, इसी की पूरी संभावना है। क्योंकि एग्जाम में सम्मिलित ज्यादा यूपीएससी से ज्यादा लोग यूपीपीसीएस से एग्जाम में बैठते हैं, आपको मालूम होगा ये चीज। उसका भी निश्चित नहीं है, नीट हो ही जाए जुलाई में, वो भी आगे बढ़ सकता है। अभी स्थिति जैसी जैसी अगर भयावह स्थिति हुई, कठिन परिस्थिति हुई, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। मैं प्रयागराज में हूं इस समय वैसे, आदित्य जी। चलिए, फिलहाल रिजल्ट्स के लिए आप लोगों को अग्रिम बधाई। जो लोग 2018 मुख्य परीक्षा दिए हुए हैं उनके लिए, अगर परीक्षा अच्छे से हुई है, आपकी पेपर सही करके आए हैं, टू द पॉइंट लिख कर आए हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इस बार ज्यादा हैं। क्योंकि कंपटीशन कम है, काफी लोग फेल हो गए हैं सब्जेक्ट्स में, मतलब जीएस वगैरह में। तो आपने औसत किया है तो भी आपके चांसेस हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।